हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। आज समझेंगे कि प्राइस मिक्स क्या होता है। प्राइस मिक्स क्या होता है, ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है पहले, लेकिन वो वीडियो में ऑडियो बहुत तेज हो गया था। मैंने बहुत तेज बोला था वो वीडियो, तो और उसकी जो एडिटिंग है, उसकी स्पीड भी है, वो थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोला था। अगर आपने वो वीडियो देखी है और आपको समझ में आया है कि उसमें क्या बोला है, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर वो वीडियो आपको समझ नहीं आया, तो फिर ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें सारी पॉइंट्स कवर्ड है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइस मिक्स क्या होता है। कोई भी बिजनेस के लिए जो भी वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स को दे रहे हैं, उसके लिए वो कितना पैसा चार्ज करने वाले हैं, उसे कहते हैं प्राइस मिक्स। प्राइसिंग का डिसीजन, मैं कितना पैसा लूंगा अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को देने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसिंग डिसाइड करी जाती है। उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्राइसिंग रहती है। उन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेसमैन को एक प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है और वो कितना जरूरी होता है दिमाग लगाना। शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। देखो, प्राइसिंग मिक्स क्या होता है। प्राइसिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स में चार एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन और फिर प्राइस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट या सर्विस मैं कस्टमर को देने वाला हूँ। मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो सर्विस है, टीचिंग की सर्विस है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ये अच्छा होना चाहिए, कस्टमर को इसकी नीड रहनी चाहिए और कस्टमर को इससे फायदा होना चाहिए कुछ। दूसरा होता है प्लेस। जिस जगह पे कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत है, उस जगह पर प्रोडक्ट अवेलेबल रहना चाहिए, सही वक्त पर सही जगह पर। उसके लिए मुझे, अगर मैं कोई प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, अगर मैं चार्जर को बेच रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए ट्रक बुक करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लोग चाहिए जो उसको प्रोडक्ट को लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, रिटेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें आती है प्लेस मिक्स में। फिर होती है प्रमोशन मिक्स। कस्टमर को पता कैसे चलेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे डिस्प्ले करूंगा, स्पॉन्सर करूंगा अलग अलग इवेंट्स को, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दूंगा मेरे प्रोडक्ट पर रील बनाने के लिए। ये होते हैं तीन मिक्स। और आखिरी मिक्स होता है प्राइस मिक्स, जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट रहता है, कि मैं कितना पैसा चार्ज करूंगा, किस तरीके से मेरे पास रेवेन्यू जनरेट होगा और एक यूनिट के लिए मैं कितने पैसे सामने वाले से डिमांड करने वाला हूं। अगर ये जो चार चीजें हैं किसी बिजनेस ने सही तरीके से बिठा ली अपनी, तो वो फेल नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन चारों एलिमेंट में से एक भी मिसमैच करा, एक भी सही तरीके से बैठा नहीं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से, तो फिर सब खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा और आप ग्रो नहीं कर पाओगे एक बिजनेस की तरफ। तो इस एक एलिमेंट को, जो प्राइसिंग एलिमेंट है, अभी हम समझने वाले हैं। जो मार्केटिंग मिक्स है, अगर आप चाहते हो कि पूरा मार्केटिंग मिक्स आपको समझना है, तो वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो। अभी मार्केटिंग मिक्स को खोल के डिटेल में समझते हैं। तो प्राइसिंग मिक्स का क्या मतलब होता है कि प्राइसिंग मिक्स जो होता है, ये वो फैसले होते हैं जो रिलेट करते हैं फिक्सिंग ऑफ द प्राइस से, कि हम प्राइस कितना फिक्स करेंगे, हम कम रखें, ज्यादा रखें, मिड में रखें, कितना प्राइस रखें। ये इकलौता एलिमेंट रहता है मार्केटिंग मिक्स का जिससे बिजनेसमैन के पास पैसे उसके हाथ में आते हैं। बाकी सब चीजों में तो पैसे लगाने पड़ते हैं, कि प्रमोशन करना है, ट्रक बुक करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो सैलरी देनी है लोगों को, उन सब में पैसा जाता है। यहीं पर एक एलिमेंट से हमारे पास पैसा आता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है। अगर मैनेजर ने प्राइस बहुत कम रख ली, तो उसको लॉस हो जाएगा, वो जितना प्रॉफिट चाहता है उतना नहीं बना पाएगा, गरीब रह जाएगा। और अगर उसने प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करी, तो कस्टमर उससे गुड्स ही नहीं खरीदेंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। इसके लिए प्राइस बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सोच समझ के प्राइसिंग डिसीजन लेना चाहिए। अगली चीज होती है प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्यों प्राइसिंग का फैसला इतना जरूरी है? क्योंकि जितना मैं प्राइस डिटरमिन करूंगा, अगर वो मेरा प्राइसिंग का डिसीजन एकदम सही रहा, जितना मैं लोगों को यूटिलिटी बेनिफिट दे रहा हूँ, अगर उतना ही प्राइस मैंने डिटरमिन करा, तो लोग खुशी खुशी पैसा दे देंगे और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैं मार्केट में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पाऊंगा, मेरा एक बड़ा कस्टमर बेस बन जाएगा, मैं कंपटीशन को फेस कर पाऊंगा और सर्वाइव कर पाऊंगा। मेरी जो सेल्स है, वो अच्छी रेट से, अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ती रहेगी कंटिन्यूअसली। और मेरे प्रोडक्ट की जो प्लेसमेंट है, प्रोडक्ट की प्लेसिंग सही तरीके से हो जाएगी। प्लेसमेंट का क्या क्या मतलब रहता है कि कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनकी प्राइसिंग कैसी रहती है? बहुत ज्यादा प्राइसिंग रखी जाती है। वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो अपने आप को कंपटीशन से अलग करके रखते हैं। जैसे कि एप्पल का फोन है, रोल्स रॉयस की कार है, ये बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। ये इन्हें महंगा ही इसलिए रखा गया है कि ये बाकी सबसे अलग तरीके से दिखें। और और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो इकोनॉमी प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे डीमार्ट पे किराने की सारी चीजें मिलती है। ये क्यों मिलती है? कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं रहने वाला, यहाँ पर आपको बड़ा कस्टमर बेस मिल जाता है। आप प्रीमियम नहीं, छोटे प्रॉफिट मार्जिन पर डील करते हो, लेकिन आपका कस्टमर बेस बड़ा रहता है। तो जैसा आपका प्रोडक्ट का इमेज है, उसके हिसाब से प्राइसिंग कर लो, तो आपकी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट हो जाएगी, लोग उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट को याद रखने लगेंगे।
कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि आपका प्राइस कैसा रहने वाला है। तो ये फैक्टर्स दो हिस्सों में हम बांट देते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि फर्म के अंदर के रहते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो फर्म के आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्म रहते हैं, जिसको फर्म इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। इंटरनल फैक्टर्स कौन से रहते हैं कि अगर मैं चार्जर बेच रहा हूं तो इस चार्जर को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा लगा, उसमें ही मैं थोड़ा सा अपना मार्जिन ऐड करके लोगों को बेचूंगा। तो जितना मुझे पैसा लगा वो तो मुझे कवर करना ही पड़ेगा, तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा वो। दूसरा, मेरा मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं कितना प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, मैं कितना सेल्स ग्रो करना चाहता हूँ, मेरा जो भी गोल है, जितना भी मैंने स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करा है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, उसके हिसाब से मैं अपना प्राइसिंग डिसाइड करूंगा। दूसरा, मेरा कंपनी की इमेज कैसी है, मैं अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ या फिर इकोनॉमी प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मेरी प्राइस डिसाइड होगी। दूसरा, मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज कौन सा है। जो प्रोडक्ट मिक्स है उसकी वीडियो को अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेज रहते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट नया नया आता है। फिर प्रोडक्ट का ग्रोथ होता है, सेल्स बढ़ने लगती है, लोग जानने लगते हैं प्रोडक्ट को। फिर होता है मैच्योरिटी स्टेज आती है, जब करीब करीब प्रोडक्ट सेम रहता है। और अगला होता है डिक्लाइन, जब उसकी प्रोडक्ट की जगह लोग दूसरे प्रोडक्ट को यूज करना चालू कर देते हैं और प्रोडक्ट धीरे धीरे करके मर जाता है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्राइसिंग करी जाती है। जब इंट्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्ट नया आता है मार्केट के अंदर, तो हमें प्राइस कम रखनी पड़ती है। जब ग्रोथ हो रही होती है तो हम थोड़ी थोड़ी प्राइसिंग बढ़ा देते हैं। मैच्योरिटी में हम बहुत ज्यादा प्राइस रख सकते हैं, और जब डिक्लाइन होता है तो अपने मार्केट को बचाने के लिए हम प्राइस को कम रखते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हजारों चीजें हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी कोई भी चीज हो गई जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई डिसरप्ट हो गया। अभी अमेरिका ईरान इसराइल की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से ऑयल नहीं आ पा रहा। ऑयल नहीं आ पा रहा तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फास्ट फूड इंडस्ट्री है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं जितनी सारी, वो सब अफेक्ट होंगी क्योंकि उनके पास पेट्रोल नहीं है, उनके पास क्रूड ऑयल नहीं है काम करने के लिए। तो जो सप्लाई है अगर वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बहुत ज्यादा होने लगेगी किसी चीज की तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत इंटेंस कंपटीशन है तो लोग प्राइजेस को कम करेंगे अपने कस्टमर बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कंपटीशन बहुत कम है, मोनोपोली है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके अंदर जियो, एयरटेल, वीआई, तीन चार ही, और बीएसएनएल गवर्नमेंट का है, तीन चार ही है, तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं और करते ही हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन चेंज कर दी तो उसके हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी अभी जीएसटी 2025 के एंड में गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन्होंने अपने प्राइसिंग जीएसटी कम कर दिया, इंश्योरेंस के ऊपर 0% कर दिया। तो उसकी वजह से इंश्योरेंस की डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो कंपनीज ने भी उसकी प्राइस को थोड़ा और कम कर दिया, अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन कम कर दिया ताकि और कस्टमर आ सके, बाद में उनसे प्रीमियम ज्यादा ले लेंगे। इस तरीके से रेगुलेशन की वजह से प्राइस होता है। और अगला होता है कस्टमर का परचेसिंग पावर। कस्टमर के हाथ में पैसा कितना है उससे डिटरमिन होता है कि आपका प्राइस क्या रहने वाला है। अगर मैं कोई कार बेच रहा हूं तो मैं किसको बेचूंगा, जिनके पास पैसे हैं। अगर कस्टमर के पास पैसे हैं तो मैं उसको ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा। लेकिन वहीं अगर मैं कोई बोट हूं, अगर बोट एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, उसके जो कस्टमर्स हैं वो कौन है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 साल के लोग हैं जो 5,000 6,000 तक का ही कोई आइटम खरीदते हैं। तो जितना कस्टमर की परचेसिंग पावर है उसके हिसाब से प्राइस रहती है। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए। सबसे पहली होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। मुझे जितना खर्चा लगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें एक बिजनेसमैन थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा और लोगों से पैसे चार्ज कर देगा। सिंपल होती है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, छोटे छोटे सर्विस देने वाले लोग रहते हैं, जितना उनको खर्चा आया उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और सामने वाले को बेच दिया उतने प्राइस पर। ये होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। दूसरी होती है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, कस्टमर कितनी डिमांड करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज की, उसके हिसाब से प्राइस रहती है। अगर फेस्टिवल्स रहते हैं तो कुछ चीजों की, जो फेस्टिवल की चीजें रहती हैं, जो चीज डिमांड में रहती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। कई कई बार कोई पिक्चर जब चलती है तो उसकी एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, कोई पैनिक वाली सिचुएशन है, तो एकदम से ओला उबर वाले अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, रात के टाइम को अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं। जब वेडिंग सीजन रहता है तो होटल के प्राइसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। ये होती है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। दूसरी होती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से करीब करीब सेम अपनी प्राइस रखता है, उससे रिलेटिव रखता है। उससे अगर वो ज्यादा रखेगा तो कस्टमर सब उसके पास चले जाएंगे, वो नहीं चाहता। अगर वो उससे कम रखेगा तो दूसरा भी कम कर देगा, दोनों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसलिए करीब करीब दोनों की प्राइसिंग सेम रहती है। जियो का प्राइस उतना ही रहेगा जितना एयरटेल का डेटा प्लान रहता है, करीब करीब सेम रहता है। दूसरा होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का क्या मतलब रहता है, बिजनेसमैन उतना पैसा चार्ज करता है जितना कस्टमर को लगता है कि उसको प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है। मतलब एप्पल जो होता है
एप्पल का फोन होता है वो चाइना में बहुत सस्ते में बन जाता है, $100 से कम में पूरा प्रोडक्ट चाइना में असेंबल हो जाता है, 0 से लेके 100 तक पूरा फोन रेडी हो जाता है। लेकिन वो बेचता कितने में, $3000 $4000 में उसको बेचता है। क्यों इतने ज्यादा में बेचता है? क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इंक्रिप्शन है, सिक्योरिटी है, हमारा डेटा सेफ है, अलग अलग इनोवेशन होते रहते हैं, फोटो बहुत अच्छी आती है, तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है। कस्टमर को लगता है मुझे इससे फायदा बहुत हो रहा है, तो कस्टमर भी खुशी खुशी ज्यादा पैसा दे देता है। अगला होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है और अंदर जाना। तो अगर कोई कस्टमर, अगर आप कोई कस्टमर प्रोडक्ट है जो चाहता है, नया नया है और वो चाहता है कि उसके ज्यादा कस्टमर्स बढ़े, तो अपनी प्राइस को कम रखेगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था तो उसने शुरू में फ्री में सर्विसेज दी थी सबको, ताकि उसका कस्टमर बेस बड़ा बन जाए। जब नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप देखते हो, पिक्चर वगैरह आती है, तो शुरू में उनकी प्राइस 20 रुपए 30 रुपए थी, जियो सिनेमा वगैरह, और अभी उनकी प्राइजेस बढ़ गई हैं। फिर स्कीमिंग प्राइसिंग का क्या मतलब रहता है, जैसे आप दही को मथते हो ना तो मलाई ऊपर आ जाती है, तो स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब रहता है ये ऊपर की मलाई। मतलब वो लोग जो बड़े शौकीन हैं, जो महंगी कार, महंगे महंगे स्मार्टफोन, महंगे टीवी, महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, शोशा वाली चीजों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, वो प्राइस के बारे में नहीं सोचते, उनको प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। उनको, उनके लिए आप प्रोडक्ट बनाते हो और शुरू में ही बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो और फिर बाद में धीरे धीरे उस प्राइस को कम कर देते हो बाकी जनता के लिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का क्या मतलब रहता है, आप कई बार प्रोडक्ट को देखते हो कि $100 का प्रोडक्ट, $100 का ही है वो, लेकिन उसकी जगह ₹99 लिख दिया जाता है, 500 की जगह 499 लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों करा जाता है? ताकि कस्टमर को उसको देख के लगे कि ये तो 400 की रेंज का है, 500 का नहीं, मेरे पास ₹400 अरेंज हो जाएंगे। लेकिन वो 400 का नहीं है, वो करीब करीब 500 का ही है। लेकिन इस साइकोलॉजी को अफेक्ट करने के लिए प्राइसिंग रहती है। अगली होती है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का क्या मतलब रहता है, जहां पे हम, डिफरेंशियल प्राइसिंग में हम हमारा जो पूरा कस्टमर बेस है उसको अलग अलग हिस्सों में हम बांट लेते हैं और हर एक हिस्से के लिए अलग टाइप की प्राइसिंग चार्ज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सर समझ ही नहीं आया। मान लो कि मैं कपड़े बनाता हूँ, तो मैं अपने पूरे कस्टमर बेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा एज के बेसिस पर। 20 साल के लोग, 20 से 40 साल के लोग और 40 साल के ऊपर वाले लोग। 40 साल के जो ऊपर वाले लोग हैं उनको उतना शोशा में का शौक नहीं है, उनसे मैं कम प्राइस चार्ज करूंगा। जो 20 से कम वाले हैं उनको भी बहुत ज्यादा शोशा की जरूरत नहीं है, तो कंपेरेटिवली कम प्राइस चार्ज करूंगा। लेकिन जो 20 से 40 वाले कूल लोग हैं उनके लिए मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। तो अलग अलग सेगमेंट के लिए मैं अलग अलग प्राइसिंग को चार्ज करूंगा, कस्टमर के नीड और कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पर। इंडिया के अंदर प्राइसिंग पॉलिसीज कैसी रहती हैं कि इंडिया में हर प्रोडक्ट के ऊपर एक एमआरपी रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ऊपर इस प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा सकता। ये आपको लगता है कि भाई दुनिया भर में ऐसे ही होता होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर उसकी प्राइस लिखी रहती है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में एमआरपी का सिस्टम नहीं है। दुनिया में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कॉस्ट, उसकी प्राइस डिसाइड होती है प्रोडक्ट की। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का लैंड मास इतना बड़ा है ना कि इंडियन पॉपुलेशन के फायदे के लिए गवर्नमेंट ने एमआरपी सिस्टम लाया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग होल्ड करके बैठ जाएंगे, सप्लाई को आर्टिफिशियली रोक देंगे, जिसकी वजह से ज्यादा प्राइस हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा होने लगेगा लोगों में। इसके लिए एमआरपी का सिस्टम इंडिया के अंदर चलता है। इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट की तरह है इसके लिए। फिर अगली चीज होती है जीएसटी इंक्लूसिव प्राइसिंग। जीएसटी का मतलब हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि गुड्स के ऊपर लगता है। ये सारी चीजों पर लगता है। आप कोई भी चीज खरीदो तो जो आप पैसा दोगे उसमें जीएसटी अपने आप से इंक्लूडेड रहेगा। फिर जब आप किसी चीज को बेचना चाहते हो तो आप डिस्काउंट अलाउंसेस भी इंडिया के अंदर देते हो। और जो प्राइसिंग होती है इंडिया के अंदर ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए वो सीजनल बेसिस पर होती है। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखते हो तो वो दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे सस्ता हो जाता है और बाकी पूरे साल वो महंगा रहता है। तो यहाँ पे सीजनल प्राइसिंग होती है करीब करीब सारे ही प्रोडक्ट्स की। अगला होता है कि डिस्काउंट का क्या रोल रहता है इंडिया के अंदर प्राइस डिटरमिन करने के लिए। डिस्काउंट होता है सेल को बढ़ाने के लिए, जो हम प्राइस डिटरमिन करते हैं उसे। तो डिस्काउंट अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि आप दुकान के अंदर गए, आपने बोला ये जीन्स कितने का दिया आपने, उसने बोला कि ये 1000 रुपए का है, 10% डिस्काउंट चल रहा है। ये सबको मिलता है, ये आपकी इनवॉइस के अंदर नहीं आता, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट होता है जो आप उसी वक्त नहीं देते हो। ये सप्लायर बी टू बी ट्रांजेक्शन में होता है। अगर आप किसी चीज को उधार पे खरीद रहे हो और उसका आपका सप्लायर को आप बोलते हो कि अगर तूने मुझे 15 दिन में पेमेंट दे दी, के अंदर पेमेंट दी, तो मैं तेरे को 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा। जितना तू पैसा देगा उसमें 5% पैसा मैं छोड़ दूंगा। और अगर तूने मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दे दी तो मैं तेरे को 15% का डिस्काउंट दे दूंगा, ताकि मेरे पास मेरे पैसे वापस आ जाए। ये होता है कैश डिस्काउंट। अगला होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। आपने कई सारे ऑफर देखे होंगे, अगर आप 2 शर्ट खरीदोगे तो 1 शर्ट फ्री आ जाएगी, तो कोई चीज आइटम खरीदोगे तो उससे एक आइटम फ्री आ जाएगा। ये सेल्स को बढ़ाने के लिए रहता है। अगले होते हैं फेस्टिवल ऑफर्स।
ज्यादातर इंडिया के अंदर चीजें जो रहती हैं वो ऑफर्स में अलग अलग इवेंट्स पे जाती हैं, जैसे कि बिग बुलियन सेल हो गई, दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोटर व्हीकल्स बहुत ज्यादा बिकती हैं। तो कंपनीज भी अपने प्राइसिंग को उस टाइम पे ऊपर नीचे कर देती हैं, ज्यादा डिस्काउंट देती है ताकि लोग बल्क में खरीदें, अच्छे इवेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करें। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही टाइप की प्राइसिंग है। इंडिया के अंदर अब नए टाइप के प्राइसिंग मॉडल भी आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर को सुविधा देने के लिए। जैसे कि एक होती है डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग का एग्जांपल क्या है, जैसे ओला है, उबर है, कैब है, उसकी प्राइस चेंज होती रहती है। रात के टाइम पे उसी रूट की ज्यादा प्राइस हो जाएगी, दिन में उसी की कम हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग इंडिया के अंदर आ चुकी है। नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, आप उसके 200 रुपए महीने के दे दो, आपको जितने पिक्चर उसमें है वो सारी आप देख सकते हो। एक फ्रीमियम मॉडल है। प्रीमियम मॉडल जैसे यूट्यूब हो गया, एडटेक चैनल्स हो गए, उसमें आप वीडियो डालते हो और जो एडवर्टीजमेंट होता है उससे प्लेटफॉर्म भी पैसे कमाता है और जो टीचर होता है, जो सप्लायर होता है, वो भी पैसे कमाता है। फिर एक है ईएमआई एंड नो कॉस्ट ईएमआई प्राइसिंग। आज की तारीख में जितने जनजी लोग हैं वो ईएमआई पर ही ज्यादा अपने फोन, स्कूटी, गाड़ी, सब चीजों को लोन पे लेना ही पसंद करते हैं ताकि उनके पास सामान भी आ जाए और एकदम से उनको पैसे देने की जरूरत ना पड़े, उसको 24 महीने में, 36 महीने के इंस्टॉलमेंट में उसको निकाल दें। तो इन कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइस मिक्स में वो सारे डिसीजन जो हमें लेने पड़ते हैं ये फैसला लेने के लिए कि मैं प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए कितना पैसा चार्ज करूंगा सामने वाले से, वो सारे फैसले प्राइस मिक्स के अंदर आते हैं। जो प्राइस हम किसी चीज का डिसाइड करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप की प्राइसिंग होती है। अगर मैं नया हूं, मैं मार्केट में घुसना चाहता हूं, तो मैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग करूंगा, प्राइस को कम रखूंगा। अगर मैं जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहता हूं तो मैं स्कीमिंग प्राइसिंग रखूंगा, पहले हाई रखूंगा फिर बाद में प्राइस को कम कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूं तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग करूंगा। अगर ब्रांड को पोजीशन करने की कोशिश कर रहा हूं तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करूंगा, प्राइस ज्यादा रखूंगा या फिर कॉम्पिटिटर से अलग रखूंगा, अलग यूटिलिटी प्रोवाइड करूंगा कस्टमर को ताकि मेरा ब्रांड अलग तरीके से पोजीशन हो जाए। इसी तो इसके साथ हमने क्या समझा पूरे वीडियो में कि प्राइसिंग बहुत जरूरी फैसला रहता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। और प्राइसिंग हंसी खेल में डिसाइड होने वाला चीज नहीं है। अगर कोई आप बड़ी कंपनी हो तो उसके प्राइसिंग डिसाइड करने के स्पेसिफिक मैनेजर्स रहते हैं जो मार्केट रिसर्च करने के बाद प्राइस को डिटरमिन करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर प्राइसिंग का फैसला सही रहा तो आपको प्रोडक्ट चल जाएगा, बढ़िया आपके पास रेवेन्यू आएगा और आप ग्रो करते जाओगे। लेकिन अगर आपका प्राइसिंग डिसीजन गलत हो गया तो फिर आपका बिजनेस बैठ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपका प्राइस एकदम फिक्स रहता है, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। जैसे कि ऑयल है, रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, ईरान से हम ऑयल खरीद रहे हैं, वेनेजुएला से हम ऑयल खरीद रहे हैं, तो उसका प्राइस पर बैरल जो है वो चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि डिमांड के बेसिस पर, सप्लाई के बेसिस पर। तो ये जो प्राइस है ना, जितना एक बिजनेसमैन डिसाइड कर रहा है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और बिजनेसमैन को हमेशा अलर्ट रहना है कि अगर कुछ हो रहा है, सप्लाई रुक गई तो मैं प्राइस बढ़ा दूं, अगर कुछ नहीं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर कोई डिमांड बहुत ज्यादा किसी चीज की बढ़ गई तो फिर मैं प्राइस बढ़ा दूं, अगर डिमांड बहुत कम हो गई तो मैं प्राइस को कम कर दूं। तो कंटिन्यूसली उसको अपनी प्राइस को टेम्पर करते रहना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है, वरना उसको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। आई होप आपको पूरा वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट एक साथ समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखो, टेक केयर।